बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मामला बहुत संजीदा होता चला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी पार्टी के ज़रिए से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि मौलाना साहब को सरबराह बना दिया जाए जो नई तंजीम बनी है पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी जितनी जमातें हैं, 10 जमाती इत्तेहाद मौलाना साहब के अंडर में रह के ये मूवमेंट चलाए और इस मूवमेंट के रूहे रवां मौलाना फजलुर रहमान साहब बन जाएं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट और ताकत उनके पास आ जाए और वो फिर फौरी तौर पे हुकूमत को गिरा दें। मौलाना साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले तो इसको आप समझ लें। मौलाना साहब के पास एक ऐसा क्राउड मौजूद है मदारिस के तलबा का, जिसको वो सड़कों पर ला सकते हैं, जिसको वो जलसों में ला सकते हैं, जिसको वो मुतहर्रिक कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN के बारे में शकूक व शुबहात हैं कि वो लोगों को बड़ी तादाद में मोबिलाइज़ करके निकाल पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनके हवाले से। लेकिन मौलाना साहब के हवाले से ऐसा कोई सवाल मौजूद नहीं है। तो मौलाना साहब को ये लगता है कि जब ताकत मैं लेके आ रहा हूँ, पब्लिक में लेकर आ रहा हूँ, तो फिर सरबराही मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रहबर कमेटी थी, उसमें इस बात पर इख्तलाफ किया गया और ये कहा गया कि इसका फ़ैसला बाद में तमाम लीडरशिप मिलकर कर लेगी। तो वो बात की बात है। लेकिन मौलाना साहब इस सारे को खुद अपने पास कमांड इसलिए रखना चाह रहे हैं कि वो सबसे 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम आगे चल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके हुकूमत को फ़ौरन चलता करें, घर भेज दें, चाहे उसके लिए सिस्टम ही क्यों ना जाए। मौलाना साहब को बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि उनको इमरान खान से ज़ाती तौर पर चिढ़ है, जैसे इमरान खान को मौलाना साहब से है। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कोई दो सियासतदान एक दूसरे से सबसे ज़्यादा कटे हुए हैं और एक दूसरे से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान है। इमरान खान साहब ने डीज़ल नाम दे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब को बदनाम किया और मौलाना साहब के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे। हालांकि वो डीज़ल के परमिट उनके पास थे, ये बात ठीक है, लेकिन वो नाम रख देना और फिर उनको बार बार चिढ़ाना, और जिस तरह यूथ ने उनके साथ किया, जिस तरह वो बाहर मुल्क गए, वहाँ बाहर मुल्क में ही लोगों ने उनके साथ ऐसे ही बात की, पाकिस्तान से बाहर। तो मौलाना साहब बहुत ज़्यादा उनको दुख पहुंचाया इमरान खान साहब ने। उनका ना सिर्फ इक़्तिदार छीना, बल्कि पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद मौलाना साहब को मुकम्मल तौर पे इक़्तिदार से बेदखल रखा इमरान खान साहब ने, बल्कि उनकी खासी बदनामी भी की सियासत में। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी सियासी तारीख़ में इतना तल्ख़ और मुश्किल आदमी कभी नहीं मिला। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए भी सबसे मुश्किल और तगड़ा आदमी जो है अपोजिशन में, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब साबित हो सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब के एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बात बिल्कुल एक सच है। मुशर्रफ साहब के दौर में इन्होंने बहुत बड़ा रकबा लिया था और 1000 कनाल से भी ज़्यादा का ये रकबा था और कीमती ज़मीन थी ये, और इसको चंद 100 रुपये कनाल के हिसाब से ये ज़मीन इन्होंने उस वक्त एक्वायर की थी। नैब के अंदर इनका केस खुला है जिसमें DI खान के अंदर जो ज़मीन है गैर कानूनी तौर पर इन्होंने एक्वायर की है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। और आमदन से ज़ायद असासे रखने की मुख्तलिफ़ शहरों में इनके घर हैं मौलाना साहब के, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारे बैंक बैलेंस है, बाहर पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं। तो इतना कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आया कहाँ से, इनका ज़राए आमदन क्या है, मौलाना साहब कौन सा ऐसा कारोबार करते हैं जिससे इतना बड़ा इन्होंने मालो दौलत बनाया। अच्छे खासे बिजनेसमैन इतना पैसा नहीं बना पाए जितना मौलाना साहब के पास है, और जो लाइफस्टाइल मौलाना साहब का है वो अच्छे खासे अमीर आदमी का भी पाकिस्तान में नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनके आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से सवालात पूछने के लिए नैब ने उनको बुलवा लिया, और जो तारीख दी है वो दी है 1 अक्टूबर की। अब 1 अक्टूबर सर पे है और मौलाना फजलुर रहमान साहब का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि मैं 3 लाख बंदा लेकर जाऊंगा, 3 लाख बंदा लेकर जाऊंगा मैं नैब के दफ्तर में। तो वहाँ फिर नैब की पेशी तो नहीं होगी, झगड़ा ही होगा। या तो नैब वाले बेचारे भाग जाएंगे, या मौलाना फजलुर रहमान साहब को कंट्रोल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक जो है नैब के दफ्तर के सामने या उसकी सराउंडिंग में एक मैदान जंग बन जाएगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है उस दिन। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने कारकुनों को कॉल दे दी है कि आप मेरे साथ जाएंगे। अब मुख्तलिफ इल्ज़ाम हैं, इनके भाई के ऊपर इल्ज़ाम हैं, उनकी गलत किस्म की अपॉइंटमेंट का इल्ज़ाम है, फिर इनके ऊपर मज़ीद कुछ करप्शन के एलिगेशंस हैं। एक बंदा पकड़ा गया है अभी, ये DFO मूसा खान है, साबिक DFO मूसा खान। इनका बेटा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का पर्सनल सेक्रेटरी है, उसका नाम है तारिक मूसा बलोच, ये मूसा खान का बेटा है। तो मूसा खान को करप्शन के अंदर पकड़ा और पहाड़पुर तहसील ये DI खान का ये जो है अमीर है अपनी जमात का,
और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, तो इसकी गिरफ़्तारी के बाद भी ख़ासी तशवीश है मौलाना फजल रहमान साहब को, और अब इनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जब ये गुस्सा बढ़ रहा है तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया क्या? अब मौलाना फजल रहमान साहब ने सारी हुदूद क्रॉस कर ली हैं। क्या किया ये सुनिए। और खुदा बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूं, तो सीधे हो जाओ। तो हम तो पहले से सीधे हैं, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हशर हुआ, खुदा की कसम यहां तुम्हारा वही हशर हो जाएगा। ये आपने सुना मौलाना फजल रहमान साहब की आवाज़। ये पाकिस्तान की फ़ौज से मुखातिब हैं। ये पूरी तकरीर अगर आप सुने तो ये पाकिस्तान की फ़ौज से मुखातिब हैं। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसी पे और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात और तोहमतें पहले भी लगाई हैं। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो हमेशा डिक्टेटर्स के साथ रहे हैं, चाहे ज़िया-उल हक साहब हों, उसके बाद नवाज शरीफ साहब हों, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा हों, उसके बाद मुशर्रफ साहब हों। उनका LFO में उनका साथ दिया मुशर्रफ साहब का। अब इन्होंने इवन अमेरिकन को कहा कि मैं हर किस्म की खिदमत करने को तैयार हूँ आपकी, आप मुझे ट्राई करें, और ये विकीलीक्स के अंदर आ चुका है बाकायदा। फिर उसके बाद इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ, फिर उसके बाद दोबारा नून लीग के साथ। तो ये पिछली दहाइयों से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में चले आ रहे हैं, और इनकी हमेशा पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब का। लेकिन पहली मरतबा इनका सर कढ़ाई से निकला है तो पता चला है कि इनके तो दिमाग में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और जिस किस्म का स्टेटमेंट इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के बारे में दिया है इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक तो आप पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ कुछ इदारे हैं उनके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते, आईने पाकिस्तान में उसकी ममानियत है, तो मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। इससे पहले एजेंसीज़ के बारे में कहा, जजेस के बारे में लगातार करते रहते हैं ये लोग, और अब जो है वो फ़ौज के ऊपर बराह रास्त एक तनकीद की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, और इसको एक बेजा तनकीद ही कहा जा सकता है, और तो आप कुछ नहीं कह सकते। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ तो वहाँ आप असेसमेंट कर लें कि मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जिन इलाकों में हैं वो इलाके पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं, बलूचिस्तान का एरिया, कबायली इलाका जात, और खैबर पख्तूनख्वा के फार फ्लंग एरियाज़। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हुकूमती इंतज़ाम या इंतज़ामिया कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, इंतज़ामी कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं था, और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नेंस के इशू भी रहते हैं। तो इन लोगों को इस्लाम के नाम पे वोट के लिए इकट्ठा करके मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान की एक खिदमत की है कि ये वोट डालने आते रहें और मौलाना साहब इस्लाम के नाम पे वोट लेते रहें। अभी फिर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की है, कॉन्फ्रेंस करते हैं ख़त्म नबूवत के नाम पे, और पूरी की पूरी तकरीर होती है सियासी। वहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के नबी के मामलात के ऊपर दरस व तदरीस हमें कम मिलती है और पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर ज़्यादा बातचीत मिलती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा से फ़ौज के ज़रिए से इक़्तिदार में आए, लेकिन इस मरतबा जो इन्होंने एलिगेशन लगाया पाकिस्तान की फ़ौज पे, इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के साथ हशर हुआ है, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हशर हो जाएगा, सुधर जाओ, अगर हम बिगड़ गए तो फिर ये होगा। मौलाना फजल रहमान साहब के पास एक फ़ौज भी है, आपने देखी होगी, पीले रंग के कपड़े पहन के वो आती है, खाकी कलर के, और उस फ़ौज पे मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत ज़्यादा जो है फ़ख्र है, उस फ़ौज का बहुत ज़्यादा नाज है उन्हें, और उस फ़ौज की बाकायदा परेड होती है, मौलाना साहब को वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। तो एक अलग किस्म की दुनिया में मौलाना साहब रहते हैं। उन्होंने अपना एक दुनिया बनाई हुई है जिसमें उनकी अपनी फ़ौज है, उनके अपने मदारस हैं, उनका अपना एक पूरा सिस्टम है। वो खुद डिसाइड करते हैं कौन इस्लाम के मुताबिक है, कौन गैर इस्लामी है। वो खुद ही ऐसा लगता है कि लोगों के सही और गलत होने का फ़ैसला करके नतीजे पे पहुंचते हैं और अपने मुताबिक सब चीज़ें चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी तकरीर जो है, उस दिन अपोजिशन ने भी उनकी तकरीर उन्होंने गिला भी किया, वो उनकी ऑनियर नहीं गई मौलाना फजल रहमान साहब की, क्योंकि सबको पता है कि ये खुद कुछ बम्बार है, ये अपने आप को तो मारेंगे, ये हम सबको भी मार देंगे। अब मौलाना साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया, इसके साथ तो PMLN भी खड़ी नहीं हो सकती, इसके साथ तो पीपल्स पार्टी भी खड़ी नहीं हो सकती, इस स्टेटमेंट के साथ तो ANP खड़ी नहीं हो सकती। यानी आप क्या कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज का वो हाल करेंगे जो अमेरिका की फ़ौज का अफगानिस्तान में हुआ। इसका ज़रा फ़र्क तो देखिए आप। अमेरिका जो है वहाँ पे एक काबिज फ़ौज है, वो 7 समंदर पार से आया है, बहुत दूर से आया अफगानिस्तान में अपने मफादात लेकर, अपनी एक दहशतगर्दी की जंग का नैरेटिव बना के वो यहाँ तक आया है। और वहाँ पे लड़ने वाले जो तालिबान हैं
वो जहाद कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। वो कहते हैं हमारा जहाद है, ये गैर मुल्की फ़ौजी हैं, इनका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है, ये कुफार हैं, ये बाहर से आए हैं, ये हम पे हमला आवर हैं, हमारी ज़मीनों के ऊपर हमला आवर हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो वो उसके खिलाफ एक जहाद लड़ रहे हैं तालिबान। और अब तालिबान के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बाकायदा अब तालिबान को आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अमेरिका को कहना पड़ेगा आने वाले दिन में कि ये मुजाहिदीन थे, और वो ये चाहते हैं कि गैर मुल्की फ़ौजें यहाँ से निकल जाएं। और अमेरिका ने इस खित्ते में जो तबाही फैलाई है, यानी पाकिस्तान के अंदर तक दहशतगर्दी आई और ये पूरा खित्ता इस लपेट में आया, तो इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को समझा जाता है, उसके इत्तेहादियों को समझा जाता है। तो आप उनके साथ पाकिस्तान की फ़ौज को जोड़ रहे हैं, उनके साथ जोड़ रहे हैं जो ड्रोन हमले करते रहे, उनके साथ जोड़ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों को मारा था सलाला पे। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान ने या इमरान खान साहब ने यह एहतजाज किया कि ड्रोन हमले नहीं होंगे, मैं उसके खिलाफ निकल के धरना दे रहा हूं, तब फजलुर रहमान साहब आप नज़र नहीं आए। आप इक़्तिदार में थे, हुकूमत में थे, और ड्रोन हमलों वाली हुकूमत के साथ आप खड़े हुए थे। जिस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि इनकी सप्लाई बंद करेंगे, उस वक्त भी आप इक़्तिदार में थे, उस वक्त भी आप सप्लाई बंद करने वालों के साथ या इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए थे, आप अमेरिका की साइड पे खड़े हुए लोगों के साथ खड़े हुए थे। जब उसामा बिन लादेन को यहाँ पे एबटाबाद के अंदर इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उस दौर में भी आप इक़्तिदार में थे और इक़्तिदार वालों के साथ आप खड़े हुए थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये दोहरा मेयार जो है वो अब लोगों को समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी फ़ौज को गाली देंगे और आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। आपने कभी नेटो सप्लाई बंद नहीं की, आपने कभी अमरीकी सफ़ीर को शट अप कॉल नहीं दी कि मैं तुमसे नहीं मिलता या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और आपके कितने भाई और कितने बेटे हैं जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाके अफगानिस्तान में जंग की हो? कितने भाई और कितने बेटे हैं आपके, मुझे बताएं, जो आपने कुर्बान किए हों, जो अमेरिका से जाके अफगानिस्तान में लड़े हों, जिस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज के साथ भी लड़ेंगे? मौलाना साहब, ये पाकिस्तान की फ़ौज है, इसमें पाकिस्तानी भर्ती होते हैं, पाकिस्तानी माओं के बेटे भर्ती होते हैं। वो नमाज पढ़ के अपने बेटों के लिए दुआ भी मांगती हैं कि अल्लाह ताला उनके बेटों को सलामत रखे और वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तान के लिए लड़ते रहें। ये मुसलमानों के बच्चे हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, ये अमेरिकन नहीं हैं, ये इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, ये 7 समंदर पार से नहीं आए, ये काबिज नहीं हैं, ये आपके अपने घरों से निकले हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से पूछिए, उनका अपना बच्चा फ़ौज, अपनी जमात के अंदर लोगों से पूछिए उनके कितने बच्चे फ़ौज में हैं। आपने उन सबका दिल दुखा दिया, आप उनका वो हशर करेंगे जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ। यानी आप पाकिस्तानी फ़ौज के साथ वो करेंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकन फ़ौजियों के साथ किया। एक तो अगर तालिबान ने अमेरिकन फ़ौजियों के साथ किया तो मौलाना साहब उसमें आपका कोई किरदार नहीं है, और आपके ख़ानदान में से कोई बंदा वहां नहीं गया कुर्बानी देने के लिए। लेकिन यहां पे पाकिस्तान में इन फौजियों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं उसकी मिसाल आपके सामने है। इन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, इनके जनरल्स कुर्बान हुए हैं, सिपाही कुर्बान हुए हैं, और अभी तक कुर्बानियों का सिलसिला चल रहा है। अपनी जान पे खेल के ये लोग आपकी जान बचाते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, सबसे ज़्यादा हमले तो आपके ऊपर होते रहे हैं, टीटीपी के लोग आपके ऊपर हमले करते रहे हैं, और आपको बचाता कौन रहा है, या उन लोगों को पकड़ता कौन रहा है, और उन लोगों को सजा कौन देता रहा है, और उन लोगों के ऊपर ऑपरेशंस कौन करता रहा है? जब टीटीपी आपके ऊपर हमले करती थी आपको ऐतराज़ था, जब टीटीपी के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने हमला किया फिर आपको ऐतराज़ था। आप किसके साथ खड़े हैं मौलाना साहब? कम से कम आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आए अपने एक स्टेटमेंट के अंदर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगी और कोशिश करेंगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस ग्रैंड अलाइंस के सरबराह ना बने। क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह बन गए तो याद रखिएगा ये सरबराही एक ऐसे आदमी के हाथ में चली जाएगी कि जो बारूद के ढेर के ऊपर बैठ के माचिस के साथ खेल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।